नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने इस पोर्शन का, यानी कि करंट अफेयर और जनरल स्टडी से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो को आप एक प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी या किसी भी और एग्जाम के जिसमें कि करंट अफेयर और जनरल स्टडी सिलेबस का पार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मैं ये रीड कर पा रहा हूं आपके लिए, देखिए जरा ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है यूएनएचसीआर। इट मीन्स यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिपोर्ट इज पब्लिश बाइलिंगुअली टू काउंट एंड ट्रेस द नंबर ऑफ रिफ्यूजी, यानी कि ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के बारे में जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेंड, ये बोला जा रहा है कि साल में 2 बार, यानी कि बाइलिंगुअली, यानी कि साल में 2 बार ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान हैज बीन द टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर द रिफ्यूजी सिंस 2014। ये 2014 से लेकर अब तक अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिफ्यूजी किस कंट्री से आ रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, इन दो स्टेटमेंट में से जो भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को अटेम्प्ट करिए, चूज करिए जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट। और बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस ना पहला ना दूसरा, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ये रिफ्यूजी के बारे में एक रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जिस रिपोर्ट का नाम रखा गया ग्लोबल ट्रेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी गलत हो गई। गलत होने का मतलब है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब डिटेल में बात कर लेते हैं इस कमीशन की और इसके रिलेटेड ये रिपोर्ट की। तो जो कमीशन है उसका नाम रखा गया है यूनाइटेड नेशन हाई, ये देखो यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यानी कि उसके यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है और ये रिलीज करती है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ठीक है, जो साल में हर साल एक बार ही पब्लिश की जाती है, यानी कि 1 टाइम अन ईयर। ठीक है, 1 टाइम अ ईयर, एक साल में एक बार ही पब्लिश की जाएगी ये रिपोर्ट। जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि बाइलिंगुअली, यानी कि साल में 2 बार ये पब्लिश की जाती है, स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। ठीक है, यानी कि साल में एक बार ही ये पब्लिश की जाती है। इसमें जो मेनली जो डाटा जो इससे रिलेटेड होता है वो रिफ्यूजी से रिलेटेड होता है, उसके रिगार्डिंग में कि भी उनका ओरिजिन क्या है, एसएलएम, यानी कि उनको कहीं पे कहीं पनाह मिली है रहने के लिए, कोई दूसरी कंट्री जो उसे आरक्षण एक स्पेस देता है, उसके बारे में बहुत बात की जा रही है। यानी कि उन लोगों के बारे में बात की जाती है जो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस पीपल का मतलब होता है वो लोग जिसे कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसके बारे में ये डील करते हैं। एंड अदर पॉपुलेशन कंसर्न, और जो भी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों को पता है चाइना, इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया, और फिर इंडोनेशिया, ये, और फिर आप ये बोल सकते हैं इंडोनेशिया का अब यूएसए, ये कुछ मेजर कंट्री जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी। ठीक है, तो ये कुछ कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इन सब रिलेटेड, इनसे जुड़ी हुई जो डाटा है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट होता है, जो कि रिफ्यूजी को सेंटर में रख करके इन बातों को डिस्कस करता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी वहां से पाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या है इसके अंदर, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज जो है, जिसमें सबसे ज्यादा रिफ्यूजी है, जो ओरिजिन आप बोल सकते हो, वो है सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान और म्यांमार। यानी कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे आपका
सीरिया आ गया, यानी कि सीरिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, वो रिफ्यूजी के रूप में दूसरी कंट्री जाते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद सूडान और सूडान के बाद म्यांमार। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आपको इन सारी कंट्री की लोकेशन बतानी है, ठीक है, यानी कि सीरिया की लोकेशन, सीरिया के बाद अफगानिस्तान की लोकेशन, अफगानिस्तान के बाद साउथ सूडान की, सूडान दो कंट्री, एक सूडान है एक साउथ सूडान है, तो सूडान, साउथ सूडान की लोकेशन और म्यांमार की लोकेशन, इन सब की लोकेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मेनली जो आपको मेंशन करना है वो मेंशन करना है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री आती है, और हो सके तो कम से कम एक जो भी नेबर कंट्री है इसकी वो भी जरूर बताइए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं, इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यानी कि अभी जो रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट से जो भी आपको सही लग रहा है सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए और बताइए। तो मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, समझा देता हूं आपको क्या है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्कीम विल एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर, यानी कि ये जो अभी कोविड-19 की वजह से हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट वर्कर है वो अपने होम स्टेट में रिटर्न कर रहे हैं, तो जब वो रिटर्न कर रहे हैं उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो इस प्रोग्राम के तहत, इस अभियान के तहत उनको रोजगार प्रोवाइड करना ये स्कीम का मेन एम है, मेन मकसद है इसका, ये फर्स्ट में बोला जा रहा है। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड ओनली इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टेट, यानी कि पूरे कंट्री में इसे लॉन्च नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री के अंदर, खासतौर पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही ये लॉन्च होगा, यानी कि ये पूरी कंट्री में लॉन्च होने की जगह कंट्री में कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहीं पे ये इंप्लीमेंट होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सॉरी, गलत है, फर्स्ट में फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड में सेकंड करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन जो सी है उसमें बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए का मतलब होगी जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है, सेकंड गलत है। यानी कि ये जो बोला था मैंने आपको कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी कंट्री में एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जो माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, अब वो होम स्टेट अपने आ रहे हैं, तो उनके पास अब रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो उसको रोजगार प्रोवाइड करना यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ही मेन इस थीम के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड जो आपसे बोला गया था कि भी इसमें सिर्फ सिलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कुछ पूरे कंट्री में से इंप्लीमेंट ना करके कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पे जो आपसे बोला गया था कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ वहीं पे लॉन्च किया गया इसे, ठीक है। ये बात जो आपसे बोली गई थी ये बात बिल्कुल गलत हो गई, यानी कि ये पूरे देश में लॉन्च ना करके इसे क्या किया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में ना रखिए, बल्कि इसे क्या किया गया 116 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 116 डिस्ट्रिक्ट जो है सिर्फ 6 स्टेट के यानी कि 6 राज्यों के 116 जिले में इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि 116 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 स्टेट ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मेनली जो उसके अंदर जो आते हैं, यानी कि ये पूरे देश में लॉन्च ना होकर के सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लॉन्च हुआ है। लेकिन ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो बात बोली गई थी ये बात नहीं है इसके अंदर, यानी कि ये बात गलत है। हाँ, सिलेक्टेड पोर्शन है हमारी कंट्री का, यानी पूरे भारत में या पूरी कंट्री में इसे लॉन्च ना करके बल्कि कुछ सिलेक्टेड स्टेट उसी में लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि स्टेट है जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ये टोटल ये जो आपके पास जो स्टेट दिख रहे हैं, ठीक है, इसी स्टेट में लॉन्च हुआ है और इसके 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी इसके अलावा आपको
ये तो स्टेट की बात होगी, 116 आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि भी कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो आपको ध्यान में रखना है। सारी एक बार में याद नहीं कर पाओगे, लेकिन वन बाय वन अगर आप इसको बार बार देखोगे वीडियो को और रिवाइज करोगे तब आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री की है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो बात करूं मैं मिनिस्ट्री के बारे में, तो रूरल डेवलपमेंट जो हमारे कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो डिपार्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर है वो, उसके बाद रेलवे जो मिनिस्ट्री है हमारे अंदर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, फिर उसके बाद बॉर्डर रोड, ये भी मिनिस्ट्री हमारे अंदर कंट्री के अंदर, और उसके बाद लास्ट में आपसे बोला गया है टेलीकॉम, और फिर लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये 12 ऐसे मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर जिसकी हेल्प से या इन सब ने कोलैबोरेट करके एक साथ मिलकर के इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो नाम रखा गया है स्कीम का, इसमें जो रिफ्यूजी माइग्रेंट वर्कर है जो कोविड-19 की वजह से वो अपने होम स्टेट में लौट रहे हैं, उनको वहीं पे रोजगार मिल सके, ये टारगेट है स्कीम के अंदर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है रिसेंटली, एक मिनट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री जो एक तरह से यहाँ पे पुरानी सभ्यता काफी रही है, तो कुछ ना कुछ खुदाई होता रहता है, कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हमारी कंट्री के अंदर है वो कुछ ना कुछ चीजों को रिसर्च करती रहती है। तो उससे रिलेटेड ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रिसेंटली एक्सुएटेड साइड किलांदी सिचुएटेड ऑन द रिवर वेगराई बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो यानी कि ये जो एक साइट ढूंढी गई है अभी रिसेंटली, जिसका नाम रखा गया है केलांदी साइट, जो भी रिसेंटली सर्च किया गया है, ठीक है, यानी इसके बारे में जो पता लगा है उसमें वेगई मतलब एक रिवर है जो वेगई के आसपास इसकी लोकेशन बताया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो इस जो ये साइट है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है। तो कहने का मतलब है रिवर आपको मेंशन दे दिया गया और इसकी लोकेशन आपको बता दी गई, किलांदी लोकेशन है, और उसके बाद जो रिवर आपको बताया गया वेगई रिवर है, नदी है। तो अब आपको ये बताना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये कौन से टाइम पीरियड से ये एसोसिएटेड है, जो रिसेंटली जो खुदाई की गई है रिसेंटली, जो अभी ये डाटा हमें मिला है, तो आपको ये बताना है कौन से पीरियड से बिलोंग करती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये जो है मैग्लेथिक पीरियड के टाइम ये चीजें, ये उस टाइम की है, कह सकते हो साइट है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ये संगम पीरियड के टाइम की है। थर्ड बोला जा रहा है आपसे कि चोला पीरियड के टाइम की ये साइट है। और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है चालकोथिक एज, यानी चालकोथिक पीरियड बोल लो या फिर चालकोथिक एज जो है उस टाइम का ये खुदाई, उस टाइम की ये साइट है जो अभी रिसेंटली ढूंढी गई है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है वो सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ, ये जो साइट ढूंढी गई है ये संगम पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, अब संगम पीरियड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संगम पीरियड का मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम की ये बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि आज से लगभग 1000 साल गैप ये बोल सकते हो आप कि भाई ये जो टाइम पीरियड है ये संगम पीरियड की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या 1000 साल के पीछे की बात की जा रही है। और मेनली जो इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जिसे शॉर्ट में ASI कहते हैं, इसने इसे अप्रूव किया है, यानी कि ढूंढा इसे कहा गया, इसे तमिलनाडु द्वारा ढूंढा गया। तमिलनाडु में ये चीजें सर्च की गई है, वहीं पे ये रिवर है जिसका वेगई रिवर है, उसके किनारे ये शिवगंगा जो डिस्ट्रिक्ट है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, वहां ये साइट मिली है। और मतलब ये बोल सकते हो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रोच की गई है कि भाई इसे क्या नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे आर्कियोलॉजिकल साइट का दर्जा दिया जाए, तो इसकी रिक्वेस्ट तमिलनाडु के रिक्वेस्ट पे इसे दिया गया है। ठीक है, यानी कि संगम पीरियड की बात की जा रही है। रिवर कौन सा है? वेगई रिवर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है बोल सकते हो आप। और इसकी लोकेशन क्या है? तमिलनाडु के अंदर लोकेशन है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हो गया ये संगम पीरियड की बात करता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द मिकिस सैटेलाइट। ठीक है,
माइकिसिस सैटेलाइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसके जिसका नाम है माइक्रियस सैटेलाइट, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, वर्ल्ड में अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड है कि अभी किसी कंट्री ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया माइक्रियस सैटेलाइट, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट ये बोला गया आपसे, इट इज क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब ये क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, और इसे लॉन्च किया गया यूएस के द्वारा। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट यूजेस द प्रोटॉन टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो किसकी हेल्प से होता है, प्रोटॉन की हेल्प से होता है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों में से कोई सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि जो सेकंड ऑफ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि जो इसमें बोला गया ना यूएस के द्वारा, बल्कि ये यूएस के द्वारा नहीं बल्कि ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं मिक्रियस जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया ये चाइना के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यूएस के द्वारा नहीं लॉन्च किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में और जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटॉन यूज किया जाता है ये वर्ल्ड का मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक है। यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट स्पेस में जो भेजा जाता है, तो ये बोला जा रहा है ये जो चाइना के द्वारा जो सैटेलाइट भेजा गया है ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। किसकी वजह से, पार्टिकल्स की वजह से। और कौन सा पार्टिकल यूज किया गया है इसके अंदर, प्रोटॉन यूज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, ये बात बिल्कुल ये बात है, यानी कि यूएस यहाँ पे गलत दे दिया गया, तो बाकी बात सही थी। और सेकंड स्टेटमेंट में ये जो बोला गया कि भी ये प्रिंसिपल ये जो यूज किया क्या किया जा रहा है इसके अंदर कि भी जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होता है क्वांटम फिजिक्स, तो उसी का ये पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती ये थी, यूएस गलत था, तो यूएस नहीं होना था, यहाँ चाइना होना था। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट, इट मींस ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द नेशनल बायोफार्मा मिशन, हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली नेशनल बायोफार्मा मिशन लॉन्च किया गया है, और उसमें बोला जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही गलत है। लेकिन जब तक हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझ लेते हैं कि भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इनोवेट इन इंडिया I3 हैज बीन लॉन्च बाय अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन। यानी कि जो बायोफार्मा मिशन है ये किसके अंदर, नेशनल बायोफार्मा मिशन किसके अंदर लॉन्च किया गया, इनोवेटिव इन इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है, और स्टेटमेंट 2 में ये बोला जा रहा है, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत सारी मिनिस्ट्री है उसमें से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उन्होंने इसे लॉन्च किया गया है, और इस जो प्रोग्राम है इसका नाम है नेशनल बायोफार्मा मिशन। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं, तो जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था कि भी इसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसे इनोवेट इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया, ये बात तो सही है। लेकिन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री गलत हो गई। यानी कि इसे किसने लॉन्च किया, इसे नेशनल बायोफार्मा मिशन को जो लॉन्च किया गया है
इसे बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके किसके द्वारा किया गया, नेशनल बायोफार्मा मिशन के द्वारा किया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो हमारी कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक ब्रांच है, उसकी एक डिपार्टमेंट कह लीजिए, ब्रांच कह लीजिए, जिसका नाम है बायोटेक्निकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है BIRAK, बिराक आप बोल सकते हो शॉर्ट में, लेकिन जो फुल फॉर्म है इसकी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यानी कि जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है। और जो बोला गया है जो किस लिए लॉन्च किया है, इसे इनोवेट इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में गलती ये थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल की जो बात की जा रही है वो गलत है, बल्कि ये किसके अंदर आता है, ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिस्मिसिटी इन इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में सिस्मिसिटी का मतलब होता है जो भूकंप आने से जो पहले की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी रिसेंटली आपको पता लगा होगा कि दिल्ली में 2 बार भूकंप आए थे, मतलब ज्यादा बड़े लेवल के तो नहीं आए थे, बहुत हल्के लेवल का, जो कि महसूस भी नहीं हुआ था। और कुछ लोग प्रिडिक्शन करने लगे कि थर्ड भूकंप जब आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, तो उस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है और ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, इंडिया हैज द 5 सिस्मिक जोन बेस्ड ऑन साइंटिफिक इनपुट रिलेटेड टू सिस्मिसिटी एंड टेक्टोनिक सेटअप ऑफ द रीजन। यानी कि हमारी कंट्री में बताया जा रहा है कि 5 तरह के सिस्मिक जोन में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है। यानी कि एक तरह से साइंटिफिक मेथड है ये एक तरह से कि पूरी कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया है उसके लैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से, 5 तरह के भूकंप जोन के हिसाब से, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिचर स्केल मेजर द विजुअल डैमेज कॉस्ड बाय द इवेंट। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जिसमें जो स्केल गिवन होता है, यानी कि ये सिस्मिक मीटर है, इसमें जो भी स्केल गिवन होता है उस स्केल के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी कि जितना हाइयर अगर वैल्यू दी जा रही है भूकंप की, यानी कि अर्थक्वेक की, तो इट मींस ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है आपसे कि बोथ 1 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने समझा दिया आपको, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, एक बार चेक करिए अपने आप को अटेम्प्ट करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हुआ कि जो दोनों स्टेटमेंट आपको गिवन है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत गिवन है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या, अब ये समझ लेते हैं। जैसे आपसे ये बोला गया था कि हमारी कंट्री को 5 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, ये गलत हो गया। 5 नहीं बल्कि 4 सिस्मिक जोन में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है, और वो जोन है जोन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। यानी कि ये एक तरह से किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, साइंटिफिक इनपुट के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि सिस्मिसिटी या अर्थक्वेक अकरेंस की जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके डाटा के हिसाब से हमारी कंट्री को 5 की जगह 4 टाइप ऑफ सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है कि यहाँ पे जो भूकंप आने की जो संभावना होती है उसके आधार पे हमारी कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो, यानी कि सिस्मिक जोन फर्स्ट ना होकर के यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, 2nd जोन है, 3rd जोन है, 4th जोन है और 5th जोन है हमारी कंट्री में। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इस वजह से गलत हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट से पहले कुछ बेसिक चीजें वो हमें समझ लेना ज्यादा जरूरी है। तो जब भी भूकंप, यानी कि भूकंप बोल लीजिए या अर्थक्वेक बोल लीजिए, तो इसे जब स्केल को मेजर किया जाता है, तो जैसे इसमें बोला था जितना हायर डैमेज होगा, यानी जिसको अगर रिक्टियल स्केल पे अगर हायर वैल्यू आ रही है इट मींस सबसे ज्यादा डैमेज होगा, ये बात आपको बोली गई थी। तो पहले ये समझ लेते हैं ये रिक्टर स्केल है क्या। तो भूकंप यानी कि भूकंप या अर्थक्वेक को मेजर करने का एक स्केल है, और इस स्केल में इसके मैग्नीट्यूड को
इसके मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, जो कि जिसका नाम दिया गया है रिक्टर स्केल, इसका नाम दिया गया। और इसमें जो वैल्यू जो दी जाती है 0 to 10 के बीच में दी जाती है। यानी कि जब भी आप अर्थक्वेक आएगा तो आप न्यूज में कई बार आप सुनते हैं कि भी अर्थक्वेक आ गया, तो कई बार आपको ये दिया जाता है कि भी जैसे अभी दिल्ली में रिसेंटली 2 अर्थक्वेक आए थे, तो दोनों ही अर्थक्वेक 3 के समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी कि 3 के अराउंड ये अर्थक्वेक का स्केल आया था। यानी कि जो कि ज्यादा डेंजर नहीं हुआ था, ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं हुआ था, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन ये इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, यानी कि 7, 8, 9, इट मीन डैमेज होने की चांसेस भी ज्यादा हो जाती है, ये बात बोली जा रही है। अच्छा, अब ये जो डैमेज के बारे में जो मेजर किया जाता है, ये रिक्टर स्केल से मेजर नहीं किया जाता, बल्कि ये मेर्केली स्केल से मेजर किया जाता है। और मेर्केली स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो 1 से 10 की ना देकर के इसमें दी जाती है 1 से लेकर के 12 के बीच में दी जाती है। ठीक है, जिससे ये मेजर किया जाता है कि विजुअल डैमेज कितना है, यानी कहने का मतलब है कितना नुकसान लोगों का हुआ है। ये कैसे पता लगेगा, इस स्केल से पता लगता है। ठीक है, यानी कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। इट मींस ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका जो ऑप्शन डी है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स इज आल्सो निकनेम्ड एज रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 21 जून को, यानी कि जो योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, उस दिन सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स था। सोलर इक्लिप्स की कंडीशन ये होता है, जैसे ये सन है सपोज, ठीक है, और ये हमारा अर्थ हो गया, और बीच में अगर मून आ जाता है तो इसे बोलते हैं, ये जो फॉर्मेशन अगर बन जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इस कंडीशन को, यानी कि सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि ये होता है जिस पोर्शन में मून आ रहा है उतने पोर्शन में हमारी हमारे प्लैनेट में अंधेरा रहेगा। यानी कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से यहां पे अंधेरा रहता है, यानी कि सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं आ सकती। अच्छा, इसमें भी कई तरह की कंडीशन है कि भी कई बार स्केल के ऊपर रहता है, कई बार स्केल के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई रिंग ऑफ फायर किस वाले इक्लिप्स को बोला जाता है, यानी सोलर इक्लिप्स की जो टाइप है उसमें रिंग ऑफ फायर किसको निकनेम किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपको जो दिया गया है उसमें देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है कि पार्सल सोलर इक्लिप्स जो होता है उसका नाम रिंग ऑफ फायर है। बी में आपसे बोला जा रहा है टोटल सोलर इक्लिप्स जो है उसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और सी में आपसे बोला जा रहा है एंगुलर सोलर इक्लिप्स जो वो होता है उसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स जब होता है उसे हम बोल देते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर किस टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स को बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चारों थे, चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है किस तरह से, तो इस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन और आंसर बताइए क्या सही हो सकता है इसका। तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका हो गया, करेक्ट आंसर सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थ पे हैं और जैसे ये हमारे पास क्या है, ये सन है, तो मून कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से ये एरिया कवर हो गया, ये जो एरिया जिसे मैं शेड कर रहा हूं ये कवर हो गया, और जो ये व्हाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये रिंग जैसा बन जाता है। तो जब ये रिंग बन जाता है, इस तरह की फॉर्मेशन जब हो जाती है, यानी कि सूरज आपको पूरा नहीं दिखता, बस उसका रिंग दिखता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और ऐसा जब होता है जब सूरज क्या नाम है, सन, अर्थ और मून तीनों जब एक ही लाइन पे, यानी कि जो एंगुलर जो हो जाते हैं तीनों एक ही स्केल पे हो जाते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, सन, ये जो जैसे मान लीजिए ये आप हमारा अर्थ है, ये मून है और ये सन है। ठीक है, ये है तो ये एक एंगुलर पे, पर एक प्लेन पे नहीं है। प्लेन कैसा हुआ, प्लेन तो ऐसा होना चाहिए था, बट इस तरह से नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं, मतलब एंगुलर वैल्यू इनकी सेम नहीं है। बट कई बार क्या होता है जब ऐसा हो जाता है कि भी एक ही एंगुलर वैल्यू भी सेम हो इनकी और एक ही लाइन पे हो, यानी कि जैसे मान लीजिए सन, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे ये देखिए ये सन है, ये मून है और उसके बाद ये हमारा अर्थ है, यानी कि ये तीनों एक ही लाइन पर है और एंगुलर वैल्यू भी सेम है, यानी कि एंगुलर भी क्या 180 बन रहा है पूरा प्रॉपर, बन तो यहां भी 180 रहा है।
ठीक है, लेकिन ये एक प्लेन पे नहीं आ रहा है, ये आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, थोड़ा तिरछा सा हो रहा है, लेकिन ये प्लेन एक ही प्लेन पे बन के आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है उसे हम एंगुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, यानी कि वो फॉर्मेशन किसका कर देता है, रिंग ऑफ फायर, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बन जाता है। ये जो डायग्राम मैंने ये पहले जो आपको दिखाया, ये वाला डायग्राम, तो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं एंगुलर सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं, या फिर निकनेम जो दिया गया रिंग ऑफ फायर दे देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ एंगुलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च सत्यभामा पोर्टल रिसेंटली। अभी किस, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछा जा रहा है आपसे कि सत्यभामा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और सी में ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और लास्ट ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान में रख करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और बताइए कि भाई ये सत्यभामा पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया सत्यभामा, इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। माइंस का मतलब है जो खुदाई उदाई का काम होता है, कोयला वाला जो निकालते, जो मतलब जमीन के अंदर या हमारे जो सरफेस एरिया को जो मतलब निकाला जाता है, माइनिंग वर्क जो होता है, तो उससे रिलेटेड जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। सत्यभामा का यहाँ पे जो मेन मतलब ये है कि भी ये साइंटिफिक, ये हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर ये क्या नाम है, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी कि अभी आपने सुना होगा कि पीएम साहब ने, यानी प्रधानमंत्री जी हमारी कंट्री को ये बताया कि हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, कहीं और से हमें कुछ इंपोर्ट को बंद करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। और उस आत्मनिर्भर भारत के ही अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है ये सत्यभामा पोर्टल, ठीक है, ये है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। बाकी इसके डिटेल थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। इस पोर्टल को जो डेवलप किया गया है, इस पोर्टल के बारे में अगर बात करें, इसे डिजाइन डेवलप जो किया गया है, वो डेवलप किया गया है हमारी कंट्री में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि NIC ने इसे डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। इट मींस ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द हॉर्सबोर क्रेब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कुछ केकड़े जो होते हैं, जो क्रेब जो होते हैं, जो कि घोड़े यानी हॉर्स की नाल यानी कि उस शेप में जो केकड़े होते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी उसके बारे में यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट ये बने, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज रिगार्डेड एज ए मरीन लिविंग फॉसिल, यानी कि ये जो स्पीसीज है ये मरीन एरिया जो है वहां पे पाया जाता है, इसके बारे में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज एंडेमिक स्पीसीज टू द कोस्टल वाटर ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो एक वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट का जो एरिया है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाता हूं। तो जैसे ये साउथ का जो हमारे कंट्री का मैप आ जाता है कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है और इधर गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात हो गया, ऊपर गुजरात के ऊपर राजस्थान और फिर इंडिया, वो दिल्ली वगैरह, JNK और इस तरह से पूरा मैप हो जाता है। पर हम ऊपर की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कोस्टल एरिया की बात करनी है। तो ये जो कोस्टल एरिया, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसे तो ईस्टर्न कोस्ट आप बोल सकते हो और इसे वेस्टर्न कोस्ट बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला, जो ईस्टर्न एरिया यानी कि इधर वाला जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ जो वाटर एरिया यानी ओशन से जो कनेक्टेड है, कोस्टल एरिया जो है, इसके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे ये स्पीसीज पाई जाती है और ये एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में से डाला गया है, ठीक है। अब आप ये बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यह फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि ये जो एक तरह से लिविंग फॉसिल है, ठीक है। और ये जो बोला जा रहा है कि ये क्या है, कि ये एक तरह से फॉसिल है और ये कहां पे पाया जाता है,
ये कोस्टल एरिया में तो पाया जाता है, ये बात भी सही है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो एक तरह से इकोसिस्टम, हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये छोटे छोटे स्पीसीज। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट पे है, नहीं भाई ये गलत हो गया। यानी कि जो मेन फोर जो इसकी जो एरिया जहां पे स्पीसीज पाई जाती है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अमेरिका हॉर्सबुक क्रेब, यानी कि इसके टाइप्स कौन कौन से, एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड बोला जा रहा है ट्राइब स्पाइन हॉर्स क्रेब, सेकंड ये है, थर्ड ये बोला जा रहा है कोस्टल हॉर्स क्रेब, और फोर्थ बोला जा रहा है मैंग्रोव हॉर्स क्रेब। यानी कि ये बोल सकते हैं आप कि ये जो आपसे बोली जा रही थी ना कि हमारी कंट्री के ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, ये गलत है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि ईस्टर्न एरिया में स्पेसिफिकली आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का जो कोस्टल वाटर एरिया है वहां पाया जाता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक आप नहीं कर सकते कि भाई ईस्टर्न कोस्ट पे। यानी कि इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और पाया कहां जाता है तो आप कह सकते हैं इंडिया के जो कोस्टल एरिया वहां पाया जाता है वाटर में, साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पाया जाता है, और चाइना और जापान का जो कोस्टल एरिया है उस एरिया में पाया जाता है। यानी कि ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा टोटल करेक्ट नहीं है, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और हर क्वेश्चन की तरह जैसे यूजुअली आप यूज्ड टू हो गए इस टाइप की क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा जाता है कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड ये ऑप्शन में बोला जाता है सेकंड करेक्ट है, सी में आपसे बोला जाता है दोनों करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए ठीक है, पहले एक बार ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें है क्या। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें तो इसके बारे में बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। यानी कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है किसके बीच में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ एशिया स्पेसिफिक एरिया। यानी कि जो एशिया स्पेसिफिक रीजन जो है, इस रीजन में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसके बीच में ये एग्रीमेंट है। और ये अपने तरीका का ये आप बोल सकते हो कि भाई ये सिर्फ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो उसके बीच का ये एग्रीमेंट है। फर्स्ट ये बोला जा रहा है, और ये फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड का अंदर ये होता है कि कोई भी ट्रैफिक बैरियर नहीं लगाता किसी भी के गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि कोई भी जो जैसे जिन कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, आप ये आप बोल सकते हो। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज प्रीवियसली नोन एज द बैंकॉक एग्रीमेंट। यानी कि इस एग्रीमेंट का जो पुराना नाम है उसका नाम भी बोला गया कि ये बैंकॉक एग्रीमेंट है। भाई ये ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिस सिटी में साइन होते हैं उस सिटी के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। हो सकता है ये बैंकॉक में साइन हुआ होगा इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, बैंकॉक एग्रीमेंट। जो भी हो, आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया कि भी स्टेटमेंट का जो पुराना नाम है ये आल्सो नोन एज या ये प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो कि साइन किया गया था 1975 में। ठीक है, ये कहां साइन किया गया था, बैंकॉक में साइन किया गया था, तो इसलिए इसका नाम है बैंकॉक एग्रीमेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों आप समझ लेते हैं। इसमें ये बात जो बोला गया था ये जो एग्रीमेंट है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है, नहीं ये गलत हो गया। बल्कि ये जो एग्रीमेंट है ये किस किस के बीच में, जैसे अब ये कंट्री के नाम देखिए, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इट मीन साउथ कोरिया भी आप बोल सकते हो, साउथ कोरिया, लाओ, पीडीआर और फिर श्रीलंका। ये कुछ कंट्री है जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये साइन किया गया। इंडिया चाइना तो वैसे भी आप किस कैटेगरी में आते हैं, डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बीच में इस एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि इस एग्रीमेंट का जो पुराना नाम है बैंकॉक एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि ये बैंकॉक सिटी में साइन हुआ होगा इस वजह से। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। विद रेफरेंस टू द
यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो आर्म ट्रेड ट्रीटी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इसका मतलब ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है ये डिसाइड करिए, और उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आपको लग रहा है, ठीक है, जो सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है उस हिसाब से आप उसके आंसर को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अब गलत क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्म्स ट्रीटी है, ठीक है, आर्म्स ट्रीटी ये रेगुलेट जो करता है, ये सिर्फ उन चीजों को रेगुलेट करता है, ये क्या नाम है, नॉन न्यूक्लियर वेपन को रेगुलेट करता है। यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको रेगुलेट नहीं करता यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में जैसा कि आपसे बोला गया था कि जैसे हम लोगों ने ये सेकंड स्टेटमेंट देखा था, इसमें आपसे ये बोला गया था कि ये जो ट्रीटी है, यानी कि फर्स्ट ट्रीटी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रीटी इन द कन्वेंशन एंड न्यूक्लियर वेपन, यानी कि ये कन्वेंशन के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन दोनों पे डील करता है, ठीक है। लेकिन ये बात तो गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन पे डील नहीं करता। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपके पास, इसमें ये बोला गया था आपसे कि द ट्रीटी एंटर इनटू द फोर्स फॉर द इंसेप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये ट्रीटी आई थी, इस ट्रीटी की आने की वजह ये थी कि भी इस ट्रीटी को लागू करने में यूनाइटेड नेशन ने अपनी भूमिका अदा करी थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ये जब स्टैब्लिश हुई थी इसके साथ साथ हुआ था, यानी कि 1945 की बात की जा रही है कि जब यूनाइटेड नेशन बना था उसी टाइम ये ट्रीटी भी बनी थी, ठीक है, ये बात। लेकिन ये बात भी यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी आई थी ये 24 दिसंबर 2014 में आई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन तो 1945 में आया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन तो पुराना है, पर ये बाद में आया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत रॉन्ग है। तो आपके इस हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे रीड कर लीजिए एक बार, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और हाँ, उसके बाद आप नीचे जो रीड करते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए, रीड करिए एक बार क्वेश्चन को, और ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट मींस ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो सेकंड आपका आंसर यानी बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोनों ही करेक्ट हैं तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों गलत हैं तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, रीड करिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि वर्ल्ड मैप में अगर रिंग ऑफ फायर आपको मालूम है पैसिफिक रीजन में, ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन बनता है। इज अ पाथ अलोंग द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव वोल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, यानी कि जो रिंग ऑफ फायर है उसके आसपास का जो एरिया है वहां सबसे ज्यादा वोल्केनो आता है, और उसके बारे में बोला जा रहा है कि भी यहाँ वोल्केनो बहुत ज्यादा होता है, अर्थक्वेक भी ज्यादा आता है पैसिफिक ओशन में, जो रिंग ऑफ फायर की बात की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा आपसे सेकंड में बोला जा रहा है कि माउंट मेरापी इज ए एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन ईस्ट पार्ट ऑफ द रिंग, यानी कि जो अगर रिंग बना हुआ है इस रिंग के जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में एक वोल्केनो है जिसका नाम रखा गया है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी वोल्केनो कहां पे? इसके ईस्टर्न पार्ट में, किसके? रिंग ऑफ फायर की बात की जा रही है। इस हिसाब से आपके पास दो स्टेटमेंट हो गए, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर जो उसका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट का मतलब ये हो गया ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत हो गया। अब सेकंड गलत होने की वजह क्या है? जो आपसे ये बोला था ना ईस्टर्न पार्ट में, नहीं भाई ये वेस्टर्न पार्ट में है,
ठीक है, अब ये समझ लेते हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, वर्ल्ड मैप में ये वो लोकेशन है जहां यूजली, मतलब आप ये बोल सकते हैं जहां वोल्केनो आते हैं। ठीक है, कुछ मैंने ये कुछ मार्क किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो रिंग ऑफ फायर है वहां सबसे ज्यादा वोल्केनो या अर्थक्वेक ये चीजें आती है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि भी ये ज्वालामुखी फटना या फिर भूकंप आने वाली चीजें सबसे ज्यादा कहां होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया मैं आपको जो अब मैप में दिखाने वाला, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, यानी कि रशिया, अगर इधर जो जा रहे हो रशिया के इस तरफ, ये वाला जो जो जापान, रशिया, फिर इंडोनेशिया और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला एरिया इधर का। ठीक है, यानी ईस्टर्न साइड का ये वाला एरिया इसके ईस्ट में। अच्छा, उसके बाद जो अमेरिका और अमेरिका के बाद ही कनाडा, अमेरिका, और फिर उसके नीचे जाकर के अर्जेंटीना और पेरू, और जो ये सब जो एरिया इधर वाला, ये वाला एरिया। ठीक है, यानी इसका वेस्ट एरिया, मतलब जापान का ईस्ट वाला सारा एरिया, चाइना, जापान और ये इंडोनेशिया बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ये वाला एरिया है, यानी कि ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है, और इधर का ये सारा एरिया। ठीक है, ये जो सारे एरिया जो आपके पास है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा वोल्केनो इसी एरिया में आता है। ठीक है, और अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में आता है। इस एरिया को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यहां हरदम कुछ ना कुछ वोल्केनो चलता ही रहता है। तो रिंग ऑफ फायर की लोकेशन आपको पता लग गई। अच्छा, उसके बाद जो आपसे बोला गया था माउंट मेरापी, तो माउंट मेरापी पहले इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में दो आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, जो आइलैंड है इंडोनेशिया के। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इधर, ये फर्स्ट वाली, इधर इधर ये वाली लोकेशन, इधर वाली। ठीक है, ये जो लोकेशन देख रहे हैं इसका नाम है माउंट मेरापी, यानी कि मेरापी की जो लोकेशन है वो इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन है। ठीक है, यहां पे एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जो दो दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में, जो इसके राइट साइड में आपको जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, ये इसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, माउंट मेरापी है। तो इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये रिंग ऑफ फायर जो आपको ये दिख रहा है, इसके ईस्ट साइड में ना होकर के इसके वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, यानी कि अगर आप मैप क्लियर है आपको, तो इस तरह से रीड करते हैं ना, ये ईस्ट साइड होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ है। यानी कि इधर वाला सारा एरिया ईस्ट है, इधर का एरिया हम वेस्ट बोलते हैं, और ऊपर की तरफ कोई एरिया उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे कोई एरिया है तो उसे हम साउथ बोलते हैं। तो अगर मैं रिंग ऑफ फायर को ध्यान में रखते हुए इसे बोलूं तो ये इसके वेस्ट साइड में है। ठीक है, इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, बट फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो आंसर हमारा ए हो गया। थोड़ा सा जान लेते हैं ये माउंट मेरापी के बारे में। तो यहां पे अराउंड 130 एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब ये होता है जहां ज्वालामुखी यानी कि लावा जो है वो निकलता ही रहता है। ठीक है, अभी भी निकल रहा है। ठीक है, तो उसे एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। यानी कि जो हाल फिलहाल में कुछ ईयर में 30 ईयर तक में भी मान लेते हैं, 25-30 ईयर तक अगर कोई यहाँ पे अगर क्या नाम है वोल्केनो में अगर वो लार्वा वगैरह निकला हुआ है तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हो कि ये एक्टिव वोल्केनो है। तो यहाँ अराउंड 130 एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे देता हूँ कि हमारी कंट्री का कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां ये बोला जाता है कि भाई ये हमारा एक्टिव वोल्केनो है। तो उस लोकेशन का नाम बताइएगा मुझे कि हमारी कंट्री में भी कोई एक्टिव वोल्केनो वाली जगह है, उस जगह का नाम मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेनकाकू आइलैंड, एक लोकेशन है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड, आर डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक आइलैंड है जिसका नाम बताया गया ये सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड जो है कुछ कंट्री के बीच में आपस में एक डिस्प्यूट बनी हुई है, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है। तो उनके बीच में आपस में एक अननेसेसरी झगड़ा टाइप का बना हुआ है, हर कोई क्लेम करता है कि मेरा आइलैंड है। तो आपको ये बतानी है कौन कौन सी कंट्री है जो क्लेम कर रही है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये चाइना और जापान के बीच में ये डिस्प्यूट है। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है ये चाइना और ताइवान के बीच में है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चाइना, साउथ कोरिया और जापान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चाइना, ताइवान और जापान में। यानी कि इस क्वेश्चन को देख के तो आपको ऑप्शन को देख के तो ये तो लग गया होगा कि भी ये सेनकाकू आइलैंड जो है, जो क्लेम करने वाली कंट्री हो, उसके अंदर चाइना तो है, क्योंकि चारों ऑप्शन में चाइना दे दिया आपको। चाइना की तो टेंडेंसी हो गई, हर एरिया को अपना बताता रहता है। जैसे हमारी कंट्री भी अभी, हमारी कंट्री में भी अभी JNK में एक एरिया है जहां पे भी वो अभी झगड़ा कर रहा है हम लोगों से। आर्मी, दोनों आर्मी खड़ी हो गई है, डिस्प्यूट
चल पड़ा है, तो उस एरिया का मुझे नाम बताना जहां अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट जैसा बन गया है, ठीक है। तो वो एरिया क्या है, पहले तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि अभी रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट है। मैं जगह का नाम आपसे मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप बताएंगे मुझे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे, बस ये हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया, JNK में एक एरिया है जहां इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, छोटी सी फाइट भी हो गई और कुछ हमारे जवान भी शहीद हो गए। तो उस एरिया के नाम हमें मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अब बताइए कि आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया तो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हो गया, ये चाइना, ताइवान और जापान के बीच में ये डिस्प्यूट एरिया है, ठीक है। सेनकाकू आइलैंड जो है, ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में जाने तो जैसे ये वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हैं, तो जब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिंग ऑफ फायर वाला जो लोकेशन बताया था, दिखाया था, यानी कि ये छोटा मैप देखिए इसमें, तो इसमें ये हमारी कंट्री इंडिया यहां पर है, और इधर जो जापान के और चाइना के बीच में जो बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है, ये एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे ये डिस्प्यूट एरिया है, यानी कि ये चाइना दिख रहा है आपको, ठीक है, और जापान आपको ये पूरा ये जापान दिख रहा है, इधर देखिए ध्यान से, ठीक है। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा ये सारा जापान है, और ये इतना बड़ा सा जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है, ये चाइना है। अच्छा, ये छोटा सा जो आपको ये दिख रहा है, ये ताइवान है, ठीक है, ताइवान है, और उसकी जो कैपिटल है ताइपे जो भी है। तो ये इधर का जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इधर काफी जो छोटे छोटे जो आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे, और इस लोकेशन की, यानी कि ये जो ब्लू कलर में है जिसमें मैंने रेड सर्कल बना दिया है, ठीक है, यानी कि ईस्ट चाइना सी के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। ये जापान क्लेम करता है मेरा है, चाइना क्लेम करता है मेरा है, और चाइना के साथ साथ जो ताइवान है वो भी क्लेम करता है मेरा, और सब लोगों ने इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे ये जापान तो इसे सेनकाकू बोल देते हैं, ठीक है, और जो चाइना इसे क्या बोलते हैं, दियागो जो भी है नेम है, इस नाम से इसे क्लेम करता है कि भाई ये मेरा आइलैंड है। तो इनके बीच में आपस में एक झगड़ा बना हुआ, डिस्प्यूट की वजह बनी हुई है, ठीक है। तो आप ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो गया वो हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द स्कीम एंड स्टेट टू विच दे बिलोंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। इसमें स्टेट का नाम गिवन है आपके पास, ये छत्तीसगढ़, केरला और उसके बाद ये झारखंड, और ये स्टेट के साथ इनके स्टेट के अंदर जो स्कीम चल रही है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट यानी कि करेक्टली मैच है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेट तो हम लोगों ने देख लिया, अब स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी, ठीक है, ये फर्स्ट स्कीम है फॉर कामगार योजना। ये बोला जा रहा है कि ये झारखंड में लॉन्च हुई है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे बोला है अयनकाली शहरी रोजगार इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये केरला में लॉन्च हुई, ऐसा बोला जा रहा है। और थर्ड ये बोला जा रहा है कि युवा स्वाभिमान योजना, ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे जो बोला गया था, एक बार देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। ये जो बोला जा रहा है कि युवा स्वाभिमान योजना, जो कि छत्तीसगढ़ में जो बोला जा रहा है, ये यहां गलत हो गया। ये छत्तीसगढ़ ना होके यहां पे एमपी आना था। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, यानी कि युवा स्वाभिमान योजना ये छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि ये कहां की है, ये एमपी की है। एक मिनट, हाँ, तो ये यहां पे ये गलत हो गया। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ये स्कीम क्या क्या है। तो झारखंड ने अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है, ठीक है, ये यानी कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो एक तरह से नाम मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये जो योजना जो लॉन्च किया गया, ये एक तरह से ये झारखंड में लॉन्च किया गया। 100 डेज की इंप्लॉयमेंट गारंटी, एक तरह से आप बोल सकते हो, एक ये जॉब प्रोवाइड करने का एक स्कीम है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मनरेगा होता है उसी टाइप का, मतलब एक मिलता जुलता, ये स्टेट लेवल पे है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट था आपके पास, सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा था कि केरला के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा था कि केरला के अंदर ये वाली स्कीम कि भी अयन्यकाल शहरी अयन्यकाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये कहां लॉन्च की गई है,
ये केरला के अंदर लॉन्च की गई। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और ये एक तरह से ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसका मतलब ये है कि भी लाइवलीहुड बढ़ाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अर्बन लोकल बॉडी को स्ट्रांग बनाना, ये कुछ इसके थीम्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, इस हिसाब से आप बोल सकते हो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपके लिए। इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इसके अंदर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके लिए और सेकंड स्टेटमेंट ये है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आप रीड करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोथ फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा पूछा क्या जा रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं क्या पूछा जा रहा है एक्चुअल में। तो इसमें ये बोला जा रहा है ऑपरेसिव एग्रेशन सेटअप वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मुलाप रिबेलेशन, यानी कि एक बोल सकते हैं कि भी एक मुलाप रिबेलेशन हुआ था हमारे पुराने टाइम पे। ये बोला जा रहा है कि रिबेलेशन की वजह से एक एग्रेशन सेटअप हुआ था, एक ग्रुप सेटअप हुआ था, इसकी वजह क्या मुलाप रिबेलेशन है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये मुपला रिबेलियन जो आप बोल सकते हैं ये कोइंसिडेंट है विद कंट्री एट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसी बीच में ये भी एक तरह से आप रिबेलियन यानी कि विद्रोह आप कह सकते हैं एक साथ हुआ था, ठीक है, यानी कि उसके पैरेलल ही ये विद्रोह आप बोल सकते हैं ये हुआ था। तो इस हिसाब से आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, यानी कि मुपला रिबेलियन ये जो हुआ था ये केरला के अंदर मुस्लिमों के द्वारा 1921 में स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के अगेंस्ट, ऑब्वियस उस टाइम आजादी के लिए लड़ी गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान, ये जो रिबेलियन हुआ था जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 90 अगस्त 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था, ये आप बोल सकते हैं। तो उस बीच में जो एक तरह से जो शौकत अली जो थे, जो कि खिलाफत मूवमेंट जो हमारी कंट्री में था उसके जो लीडर थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में मतलब बड़ा रोल कह सकते हैं, एक मेजर रोल जो प्ले किया था वो इन्होंने किया था, ठीक है, कौन? शौकत अली जी ने। अच्छा, शौकत अली जी चाहते थे कि भी ये जो मालाबार एरिया है, यानी केरला के अंदर जो मालाबार एरिया है, मपलीज जो है ये जो एरिया है, यहाँ पे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सिमिलर उसके टाइम पे ही उसको सपोर्ट करने के लिए ये विद्रोह हुआ था। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो हो गया ऑप्शन सी हो गया, सी। विद रेफरेंस टू युक्ति 2.0 पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट, और आपसे नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस ये है कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। इट इज अ पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये युक्ति 2.0 के बारे में जो आपसे बोला जा रहा है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट 1 में आपको ये बताया जा रहा है, और स्टेटमेंट 2 में आपसे बताया जा रहा है इट फोस्टर द कल्चर ऑफ इनोवेशन, यानी कि ये जो चीजें ये करती है कि इनोवेशन के लिए हमें प्रमोट करती है, किस फील्ड में? एंड एंटरप्राइज इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो युक्ति 2.0 जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका मेन जो टारगेट है, यानी कि जो मेन मकसद है, एम है इसका, वो ये कि इनोवेशन किया जा सके, एक कल्चर ऑफ इनोवेशन हमारी कंट्री में आ सके इन फील्ड ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर इनोवेशन को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस बेसिस पे आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है आपसे कि दोनों स्टेटमेंट यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट ट्रू। इट मींस ये कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया, ये गलत है, बल्कि इसे हमारी कंट्री में एचआरडी मिनिस्ट्री, एचआरडी का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या फिर आप पहले जो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इसे बोला जाता था, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल लीजिए या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोल लीजिए। तो इसने ये लॉन्च किया है युक्ति 2.0 पोर्टल, और इस पोर्टल का जो अल्टीमेट एम है कि हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन का एक कल्चर क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से आजकल स्कूल कॉलेज यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस हो, ताकि बच्चों का एजुकेशन यानी कि एकेडमिक्स सफर ना करे। उसके लिए ये किया गया गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि उन्होंने युक्ति 2.0 एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें टीचर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जो भी एकेडमिक से रिलेटेड लोग हैं यानी कि स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, स्टार्टअप और अलग बाकी जो स्टेक होल्डर हैं जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, वो इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके एकेडमिक फील्ड में एक अच्छा डेवलपमेंट, एक इनोवेशन लाया जा सके। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये 2 पेयर्स गिवन है। ये फर्स्ट कॉलम है आपके पास, ठीक है, जिसमें न्यू ईयर लिखा हुआ है, और सेकंड कॉलम में आपके पास है फेस्टिवल एंड रीजन। यानी कि ये है, आपको ये बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी इन पेयर को ध्यान में देखिए और ध्यान में रखते हुए इसे मैच करिए कि करेक्टली मैच कौन सा है। जैसे आप नीचे पढ़ रहे हैं कि आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट मैच वाला पेयर कौन सा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां ये बोला जा रहा है कि नवरेह जो है ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, ये फेस्टिवल, और लोसुंग जो फेस्टिवल है ये बिलोंग करता है लद्दाख से, और उसके बाद आसिधी जो फेस्टिवल है ये बिलोंग करता है बीच कच्छ से बिलोंग करता है। तो ये आपके पास 3 न्यू ईयर के फेस्टिवल के नेम गिवन है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि ये चेक करना है कि कौन सा फेस्टिवल करेक्टली मैच है अपने स्टेट के साथ, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट यानी कि 1 जो है यानी कि नवरेश की बात की जा रही है कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड, इट मींस ये हुआ लुसुंग जो लद्दाख से बिलोंग करता है और नवरे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ये बात बोली जा रही है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है आपके पास, उसमें ये बोला जा रहा है कि थर्ड जो मैचिंग गिवन है यानी कि आसिधी जो बिलोंग करता है बीच कच्छ से, ये वाला जो पेयर है ये करेक्ट है। और लास्ट डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि 1 2 3, इट मींस ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों के तीनों पेयर करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी है। सी का मतलब ये हुआ ओनली थर्ड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, यानी कि ये जो आसिधी बीज है, ठीक है, आसिधी बीज जो है ये बिलोंग करता है बीच कच्छ से। बीच कच्छ कहां पर है, ये गुजरात के अंदर एक रीजन है कच्छ, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है न्यू ईयर में। यानी कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि हमारी कंट्री में गुजरात राज्य में जो कि वेस्टर्न इंडिया में आता है, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। ये वाला जो पेयर है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो 2 पेयर थे बिल्कुल गलत थे। गलत क्या थे, नवरेह जो फेस्टिवल की अगर हम बात करें ये महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये बिलोंग करता है कश्मीर से बिलोंग करता है। यानी कि ये हमारी कंट्री में JNK जो यूटी है, JNK, ये वहां से बिलोंग करता है। मेनली ये कश्मीर से बिलोंग करता है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सेलिब्रेट कब होता है, ये बिल्कुल फर्स्ट डे, यानी कि जो फर्स्ट डे होता है चैत्र नवरात्रि का, यानी कि जो अप्रैल के आसपास जो नवरात्रे आते हैं हमारी कंट्री में, जो फेस्टिवल होता है हिंदू धर्म में, तो उसका जो फर्स्ट डे होता है उस दिन ये सेलिब्रेट होता है नवरेह फेस्टिवल। और कहां होता है, कश्मीर में होता है, यानी कि कश्मीर से बिलोंग करता है ये फेस्टिवल। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया था लोसुंग जो है ये फेस्टिवल लद्दाख से नहीं बिलोंग करता, बल्कि ये सिक्किम से बिलोंग करता है। अब ये यहाँ पे इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे नामसुंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए लोसुंग फेस्टिवल किससे बिलोंग करता है, या फिर यूं बोलूं नामसुंग
फेस्टिवल कहां से बिलोंग करता है, तो ये हमारी कंट्री के जो 8 सिस्टर बोला जाता है, 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर, यानी कि जो सिक्किम स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर, वहां से बिलोंग करता है, उसका ये फर्स्ट ये न्यू ईयर का होता है। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जब नई फसल आती है तब ये सेलिब्रेट किया, लगभग अप्रैल के आसपास इसे सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। यानी कि ये लद्दाख से ना बिलोंग करके ये कश्मीर से बिलोंग करता है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अथॉरिटी टू इंपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो हमारी कंट्री के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है। थोड़ा ब्रीफ में मैं बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इजी हो जाए। कई बार क्या होता है कि दूसरी कंट्री से, सपोज चाइना से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, और जब वो इंपोर्ट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री में सपोज करिए कि कोई एक प्रोडक्ट ए है और इसका कॉस्ट हमारी कंट्री के अंदर 500 है और चाइना इस प्रोडक्ट को 400 में सेल कर रही है। तो इससे क्या होगा, तो हमारी कंट्री में जो 500 चार्ज किया जा रहा है ₹5, कोई भी परचेज नहीं करेगा। सब लोग किससे परचेज करेंगे, 400 वाले से परचेज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उससे नुकसान होगा, यानी कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्कर हैं या कंपनी है, इंडस्ट्री है, सबका नुकसान होगा। तो ये हमारी इंडस्ट्री पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और तो और हमें क्या इंपोर्ट करने से क्या होगा कि हमारी पास जो इंटरनेशनल रिजर्व है, यानी कि US डॉलर जो इंटरनेशनल रिजर्व है, तो ये भी क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। तो इससे हमें हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी कंट्री में इंपोज किया जाता है। तो अब आप बताइए कि भी कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इसे इंपोज करती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन है जो इसे इंपोज करती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ये इसे इंपोज करती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी में। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, यानी कि जो एक्सरसाइज ड्यूटी चार्ज करती है डिपार्टमेंट, वो इसे इंपोज करती है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसे इंपोज करती है। तो ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से आप जो भी लग रहा है सही उसे अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा बी। बी का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ये इंपोज करती है हमारी कंट्री में एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि जो बाहर से कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा हो, ठीक है, तो क्या करते हैं ये इंस्टीट्यूशन, ये क्या करती है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 400 का चाइना से आ रहा है, हमारी कंट्री में 500 का मिलता है, तो वो क्या करती है इसमें 100 रुपीज का एक्स्ट्रा एक चार्ज इंपोज कर देती है, ताकि ये जो 500 यहां भी 500 का मिले, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री वो भी 500 में सेल कर सके, और इनको तो 500 ही मिलेगा, लेकिन ये 100 क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी चार्ज और इसे वेलफेयर स्कीम में यूज करेगी। और फिर ये इनको भी बेनिफिट हो गया कि उनका प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो इसलिए इसे इंपोज किया जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने, हमारी कंट्री ने चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज किया है, यानी कि कोई भी वियतनाम, साउथ कोरिया और चाइना से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाएगा तो उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और ये कौन करती है, ये करती है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारी कंट्री में एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारी कंट्री में, ये नेशनल अथॉरिटी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके अंदर आती है। आपको ये बताना है भाई, आज के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसके फिलहाल यानी करंट टाइम पे इसके मिनिस्टर कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। करंट मिनिस्टर भी बता सकते हैं, और इसके अलावा जिसके फर्स्ट मिनिस्टर थे, यानी कि हमारी कंट्री में जब ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है, बस टाइटल से मिलता है लेकिन फैक्ट्स नहीं मिलता है। फैक्ट उधर वो था
जो क्वेश्चन था वो आपका इंडस्ट्री इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों में एंटी वर्ड बस सेम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, इसमें बोला जा रहा है 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो 12th शेड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर 52 सेकंड अमेंडमेंट किया गया था, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उसके डिफेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि ये जो अमेंडमेंट आया था टू कम्बैट द इविल ऑफ पॉलिटिकल इविल, एक तरह से आप कह सकते हो, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि कोई भी मिनिस्टर या फिर एमपी या एमएलए होते हैं, वो लोग क्या करते थे, अक्सर पार्टी को चेंज कर लिया करते थे। इसकी वजह से क्या होता, गवर्नमेंट गिर जाती थी। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमारी कंट्री में 52nd अमेंडमेंट किया गया था, और वो बताया जा रहा है ये 12th शेड्यूल के अंदर आता है। ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है, सॉरी स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी को डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड ड्यू टू द डिफेक्शन इज डिसाइड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि वो जो एमपी एमएलए हैं, वो अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उसे क्या किया जाएगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। और ये डिस्क्वालीफाई का जो क्वालिफिकेशन का जो एक्शन लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, ये बताया जा रहा है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेगा, किसकी एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन जो होगा हमारी कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, शॉर्ट में जिसे ईसीआई बोलते हैं, इसके एडवाइस पे उसे डिस्क्वालीफाई करेगा। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बताना है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है आपको तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, सेकंड स्टेटमेंट करंट सही लग रहा है आपको, करेक्ट लग रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं भाई दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा सही है। क्यों सही नहीं है इसके बारे में आप जान लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट के गलत होने की वजह ये है, जो आपसे ये बोला गया था 12th शेड्यूल के अंदर है, नहीं भाई ये 12th शेड्यूल के अंदर नहीं आता, ये 10th शेड्यूल के अंदर आता है। दल बदलो कानूनी से बोल सकते हैं, एंटी डिफेक्शन भी आप बोल सकते हैं। और ये हमारी कंट्री में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू तो लाया गया था, लेकिन ये शेड्यूल 12th में नहीं बल्कि शेड्यूल 10th में ऐड किया था। तो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ठीक है। पहली बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात जो आपसे सेकंड स्टेटमेंट की गलत होने की वजह ये है आपके पास कि जैसा इसमें बोला गया था कि भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे जो बोला जा रहा है, इसके एडवाइस पे, ये भी गलत हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे नहीं, बल्कि ये अगर ये क्या नाम एमपी की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट के एडवाइस पे, ठीक है, उसकी बात की जा रही है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और अगर एमएलए की बात करें तो ये गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो एडवाइस करता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। यानी कि अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो ये गवर्नर के पास ये राइट है। अगर हम क्या नाम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये राइट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर को रिकमेंड करते हैं कि भाई इसको डिस्क्वालिफिकेशन किसको करना है किसको नहीं करना, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। अब थोड़ी सी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो अमेंडमेंट आया था किस वजह से आया था। तो 1992 के अंदर एक केस था किहतो मोलाहन केस, इस केस की वजह से ये जो क्वेश्चन रेज किया गया था, तब जाकर के इस एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारी कंट्री में लाया गया था। और ये बोला गया था कि अब इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट की उसमें से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें से किसी भी एमएलए या एमपी को अगर मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके पास पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, इसे इसके रिगार्डिंग में जुडिशियल रिव्यू तक जा सकता है। यानी कि उसे कोर्ट में भी फाइल कर सकता है और कोर्ट से भी उसे लगता है सेटिस्फाइड डिसीजन नहीं मिल रहा है तो वो उसे जुडिशियल रिव्यू भी डाल सकता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन ले लेती है, यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन अगर उनको लगता है सही नहीं है तो वो जुडिशियल रिव्यू में इसे पिटीशन को डाला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। डी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि
ई मार्केट प्लेस से रिगार्डिंग आपके पास ये क्वेश्चन है, और यहां आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेट है, और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोर्टल, यानी कि ये वन स्टॉप यानी कि एक ही जगह पर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर हम बात करें नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोर्टल की, ठीक है, एक ही जगह पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड ये जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। अच्छा, दूसरा ये बोला जा रहा है ये जो ऑपरेट की जाएगी पोर्टल, ये मिनिस्ट्री जिसके अंदर इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि एक तरह से ई मार्केट एक ई पोर्टल है जिसे कंट्रोल या ऑपरेट जो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंट्रोल करेगी, और इसके अंदर एक ही जगह पर गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, सारी डील की जाएगी। ये दो बात कही गई है आपको इन दो स्टेटमेंट के अंदर। तो अब आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको लगता है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको लगता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर आपको लगता है नहीं भाई दोनों ही स्टेटमेंट गलत है इट मींस आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ कि बोथ द स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है। यानी कि अगर हम बात करें ई पोर्टल की, ठीक है, ई मार्केट प्लेस पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर आती है, इसे जो ऑपरेट करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे ऑपरेट करते हैं, और इसे 2016 में से लॉन्च किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और एफिशिएंसी आ सके गवर्नमेंट के काम करने के स्टाइल में, या फिर बाइंग प्रोसेस के अंदर आप ये बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो इंप्लीमेंट की जाती है जिसके अंदर ये लागू होता है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू, सब के अंदर ये लागू होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। एक्सोन, अ पॉपुलर कॉन्डिमेंट ऑफ नागालैंड, इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपसे किसी एक्सोन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सोन यानी कि कोई भी एक तरह से एक मटेरियल है जो कि नागालैंड के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो पॉपुलर कॉन्डिमेंट का मतलब एक मसाला, ये किस चीज से बनता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है नागालैंड, ठीक है, वहां पर ये मसाला बनाया जाता है जिसका नाम है एक्सोन। तो किस मटेरियल से बनाया जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है राइस से बनाया जाता है, बी में आपसे बोला जा रहा है व्हीट से बनाया जाता है, सी में बोला जा रहा है कॉर्न से बनाया जाता है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये सोयाबीन से बनाया जाता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग जो भी है उस पर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब हुआ कि ये जो कॉन्डिमेंट बनता है ये सोयाबीन से बनता है। अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं भाई इस मसाले के बारे में, एक्सोन के बारे में। ठीक है, तो ये जैसा आपको पता लग गया कि भाई किसी से बना, ये सोयाबीन से बनता है, और ये नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस है। तो वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, वो इसे काफी इंटरेस्ट लेके खाती है और वहां के लाइफस्टाइल का ये पार्ट है। एक्सोन को कुछ और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कुछ लोग इसे अकुहुनी भी बोलते हैं नागालैंड के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अकुहुनी एक और नाम है, इसी एक्सोन जो कि एक कॉन्टिनेंट है उसका एक और नाम है। अच्छा, इसका यूज किस किस चीज में किया जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये किसी भी स्पाइसेस, कोई और मसाला, सॉस, या फिर हम कहें कि कुछ भी ऐसा फूड आइटम प्रिपेयर करने में ये यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो पीकल होता है, चटनी हो गई या कड़ी हो गई, इन सब चीजों में से डाला जाता है। तो नागालैंड के अंदर एक ट्राइबल है जिसका नाम है सुनी, यानी कि जिसे एक और नाम से जाना जाता है सेमा। ठीक है, ये ट्राइबल इसे ज्यादा यूज करती है। ठीक है, तो ये यानी कि कहने का मतलब एक तरह से नागालैंड की एक फेमस कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारी कंट्री में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जब क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर of the earth was generated by the cyanobacteria during the Archean and Proterozoic eras।
यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में जनरेट होती है उसके बारे में बोला जा रहा है, किस तरह जनरेट होती है। तो साइनोबैक्टीरिया उसके द्वारा, यानी कि उसने इस ऑक्सीजन को जनरेट किया है, करती है कैसे, आर्कियन और प्रोटोजोइक टाइम से ये ऑक्सीजन को जनरेट करते हुए आ रहे हैं, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि ऑक्सीजन के जनरेट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बताएंगे। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि स्टेरोमेटेलाइट आर स्ट्रक्चर इन सैलो स्वेटर्स सी वाटर वेयर कम्युनिटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया लिव्ड, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ये कहां पे रहती है, इसकी लोकेशन के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये स्टेरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है ये कहां रहती है, तो इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। यानी सी वाटर के अंदर, सोलन सी वाटर जो है वहां इसकी लोकेशन है जहां ये रहते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है नीचे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है इन सब में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी कि ये जो आपसे साइनोबैक्टीरिया की बात की जा रही थी, ठीक है, ये एक तरह से एक्वेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। अच्छा, और इनके साइज की अगर हम बात करें, ये काफी स्मॉल, बिल्कुल लिटिल साइज में होते हैं, जिसे हम यूजुअली इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को जैसे जनरेट करते हैं, या फिर यूं बोले कि हम पानी वगैरह में ये रहते हैं। और इनकी एक खास बात ये होती है कि ये अपनी बॉडी को खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी कि ये अगर अपने किसी बॉडी के अपने पार्ट को खुद से डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये ऑक्सीजन जनरेट करने का जो काम करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और तो और इसके बारे में जो फोइसल भी जो मिला है 3.5 मिलियन पुराना, यानी कि काफी साल हो गया, 3.5 मोर देन 3.5 मिलियन ईयर ओल्ड इनका फोइसल भी हमें मिला हुआ है। अच्छा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा इस हिसाब से हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं लोकेशन की, जहां पे ये बैक्टीरिया जो मिले हैं या फिर ये पाए जाते हैं। तो ये यूजुअली सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ कंट्री ऐसी है जहां की लोकेशन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये इस बैक्टीरिया की। अगर हम बात करें तो वो कंट्री है आपके लिए वो सारी कंट्री जहां पे सी यानी कि वाटर से कनेक्टेड है, ठीक है, वाटर के साथ जो कनेक्टेड कंट्री है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी कंट्री में वाटर से कनेक्टेड है, और जो सी लेवल पे वहां पे ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोला जाता है कि ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को देखना आपको, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और नीचे आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द घड़ियाल आर ओनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर। जो घड़ियाल होते हैं, जो क्रोकोडाइल का एक पार्ट कह लीजिए आप, वो कहां पाए जाते हैं, वो हिमालय रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं, ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर। यानी कि अगर घड़ियाल की क्वांटिटी में, नंबर्स में अगर ये ज्यादा है तो इट मीन जो नदी वगैरह है, रिवर वगैरह है, पानी वगैरह जो जहां भी होंगे वो साफ सुथरे होंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपके बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो गया। बी का मतलब ये हुआ कि भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ये जो बोला जा रहा है आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय रिवर सिस्टम, यानी कि जो हिमालय से जो रिवर निकलती है, यानी कि मैं अगर बात करूं कि भी गंगा जो रिवर है वो कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। गंगा के बाद यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना, व्यास, सिंधु, ये सब जो रिवर जो निकलती है ये हमारी क्या हिमालय रिवर, हिमालय से जो निकलती है उस रिवर में सिर्फ पाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों, ये समझ लेते हैं कि हमारी कंट्री में जो मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल जो
मतलब एरिया जो है, यानी कि विंध्या माउंटेन जो है, विंध्याचल एरिया का जो मध्य प्रदेश में, वहां पे जो चंबा रिवर है, वो वहां पे इसका हैबिटाट माना जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो घड़ियाल हमारी कंट्री में है वो एमपी वगैरह के आसपास के एरिया में विंध्याचल रेंज के आसपास है। और जो रिवर है वो चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये जो घड़ियाल है, इसके अलावा घाघरा, गंधक, गिरवा, रामगंगा, ये कुछ रिवर के नाम है जहां पे ये इनके हैबिटाट माने जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना गलत हो गया कि सिर्फ ये जो हिमालय से जो रिवर निकलते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, बल्कि ये और भी जगह पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात और बोली गई थी इसके अंदर कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करने का भी काम करते हैं एक तरह से। तो यानी कि इट मींस ये हो गया क्लियर कि भाई ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। अच्छा, सेकंड बात ये होगी, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया जो कि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हिमालय रीजन में नहीं, अदर देन हिमालय रीजन के जो रिवर है वहां भी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की जो बात करें कि भी ये क्या करते हैं कि जो रिवर को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्लीन करने का काम करते हैं, इट मींस ये हुआ कि ये क्लीन वाटर में घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो हमारी कंट्री में जो चंबल है, ये घाघरा रिवर है, इसे बहुत क्लीनेस्ट रिवर में से एक है हमारी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा घड़ियाल की प्रेजेंस भी है और वो वाटर को क्लीन करने का भी काम करती है। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर हमारा बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है AIIB, ये AIIB बैंक। ठीक है, इसके बारे में आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है। पहले इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था, अब सडनली आपके एकदम ही आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन आपके लिए आ गया। अब ये दो स्टेटमेंट गिवन है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि मल्टीलैटरल यानी कि मल्टीपर्पज, मल्टी काम के लिए ये बैंक काम करती है। एंड द फंड प्रोजेक्ट इन एशियन कंट्री ओनली, यानी कि ये जो फंड प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जो भी काम से रिलेटेड वो एशियन कंट्री के द्वारा ही किए जाते हैं, ये बोला जाए। कि कहने का मतलब ये है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो वो एशियन कंट्री के लिए है ओनली, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन AIIB, यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर इंडिया के बारे में बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो फंड रखती है, शेयर होल्डर है वो इंडिया का, अगर नंबर की बात करें तो इंडिया का नंबर थर्ड है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हो कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब गलत होने की वजह क्या, अब समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला था कि भी जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये क्या करती है सिर्फ एशियन कंट्री के लिए, नहीं भाई गलत है इसके अंदर। ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल की बैंक है। ठीक है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, और ये अदर देन एशियन कंट्री भी इसमें स्टेक होल्डर हैं इसके, यानी इस हिसाब से ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, उसके अलावा दूसरा जो ये बोला गया कि इंडिया हमारी कंट्री की जो रैंक इसमें थर्ड बताई गई, ये बात भी गलत है। बल्कि हमारी कंट्री की जो रैंक है इसमें स्टेक होल्डर की रैंक अगर बात करें जिसका शेयर सबसे ज्यादा है, सेकंड शेयर होल्डर की रैंक पे हम लोग, फर्स्ट पे है चाइना, यानी चाइना का सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, चाइना के पास है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे इंडिया के, उसके बाद बाकी रशिया है, जर्मनी है। अब ये जर्मनी जो आ गई, जर्मनी कहां से, यूरोपियन कंट्री है, यानी कि एशिया से बाहर की कंट्री है। ठीक है, तो भाई इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, और सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये हुई कि इंडिया की रैंक थर्ड नहीं बल्कि सेकंड रैंक है। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ये बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम है, यानी कि ये जो बैंक है ये क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है। और सिर्फ एशिया में नहीं, एशिया के बाहर भी इसके कुछ प्रोजेक्ट है। जैसे ये बताया जा रहा है कि इजिप्ट जो कि अफ्रीकन कंट्री है
वहां 2017 में और 18 में कुछ कुछ प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑलम्स के बारे में। विद रेफरेंस टू द ऑलम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑलम्स आर नोन एज द बेबी ड्रैगन, यानी कि ऑलम्स जो है उसको बेबी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा एक और बात बोली जा रही है कि ह्यूमन फिश भी से बोलते हैं, किसको, ऑलम्स को बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिश बोलते हैं के नाम से भी जानते हैं इसको, और बेबी ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, फर्स्ट ये था, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर फाउंड इन द लार्ज सबटेरेनियन एक्वाटिक क्रास्ट सिस्टम, यानी कि ये इसकी जो एक तरह से कहां पाए जाते हैं, कहां मिलते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये सब टेरेस्ट्रियन एक्वाटिक क्रास्ट सिस्टम है, वहां पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जो ठंडे जगह है, एकदम डीप यानी कोल्ड जो एरिया है उस एरिया में पाए जाते हैं, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑलम्स जो है ये भी जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इसका एक और नाम, क्या क्या नाम है इसके, कि बेबी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक और बोला कि ह्यूमन फिश भी इसे बोलते हैं, ये बात भी सही है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। ये एक तरह से स्पीसीज इस टाइप का है, इसकी आई नहीं होती, यानी कि ये आईलेस पिंग स्टेटलमेंटर्स है, एक तरह से लिजर्ड टाइप का शेप, लिजर्ड यानी छिपकली जैसा है, और इसकी आईज नहीं होती। ठीक है, और पिल स्किन लाइक कलर इसका होता है। ठीक है, ये और ये तो बात होगी कि भाई इसके स्ट्रक्चर की, और जो इसके दूसरे और जो बाकी नाम है ऑलम्स के, वो ह्यूमन फिश भी बोलते हैं और बेबी ड्रैगन भी बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसकी लोकेशन की भी, ये कहां फाउंड होता है, तो इसके बारे में जो बोला गया लार्ज सबटेरेनियन एक्वाटिक क्रास्ट सिस्टम में फाउंड होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है और जो नॉर्थ पोल के आसपास की जो कंट्री है, जिसमें क्रोएशिया, इटली, यानी कि कहने का मतलब ये जो ठंडी जगह है, ठीक है, उस एरिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। कहाँ का जो लोकेशन इसके बारे में, हर्बर्सगोविया एक कंट्री का नाम है, बोस्निया, बोस्निया या फिर क्रोएशिया, इटली, स्लोवेनिया, फ्रांस, ये कुछ कंट्री है जिसमें ये जो स्पीसीज पाई जाती है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों करेक्ट है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि ये एक्वाटिक क्रास्ट सिस्टम में ये पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। तो आप ये कह सकते हो जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू संसद आदर्श ग्राम योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में, और उसके बारे में आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट जोन सा भी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसमें ये बोला जा रहा है द बेसिक यूनिट फॉर डेवलपमेंट इज ग्राम पंचायत। यानी कि अगर हम बात करें कि ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की, तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो बेसिक पर्पस या बेसिक यूनिट जो है इस योजना की अगर हम बात करें तो वो है ग्राम पंचायत, इसकी बेसिक यूनिट है, यानी कि सबसे जो मेन इकाई है जहां से ये स्टार्ट होता है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जिसे हम एमपी भी शॉर्ट में बोलते हैं ना, कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है इसके अंदर, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन फैसिलिटेट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे शॉर्ट में सीएसआर बोला जा रहा है, फॉर दिस प्रोग्राम। यानी कि ये जो प्रोग्राम है सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रोग्राम, इसमें ये बोला जा रहा है कि एमपी के पास यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फैसिलिटेट कर सकता है रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन के लिए, कहां से, फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस प्रोग्राम। यानी कि अगर आपको पता होगा, यानी कि किसी भी गांव या किसी भी एरिया में अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर लगा हुआ है, वो वहां की रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो ये एमपी के पास पावर है कि भी जो रिसोर्सेज गांव से या गांव के एरिया से यूज कर रही है,
तो उससे वो क्या कर सकती है कि भी इस गांव के डेवलपमेंट के लिए उससे एक तरह से क्या कर सकती है, डेवलपमेंट वर्क के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होती है वो चीजें इनसे ले सकती है। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हुए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में जो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो बेसिक यूनिट है, यानी कि जो जहां से ये स्टार्ट होती है, तो वो जो ग्राम सभा के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था या ग्राम पंचायत के बारे में जो बोला गया था वो बिल्कुल करेक्ट हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जो बोला गया कि एमपी के पास पावर है या वो क्या कर सकता है कि भी गाँव के डेवलपमेंट के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए, यानी कि लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, इसके लिए उसके पास ये पावर है कि भी विलेज डेवलपमेंट वर्क यानी कि गांव के विकास के लिए वो क्या कर सकती है कि वहां अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ने कोई अपना प्लांट स्टैब्लिश किया हुआ है तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से डाल करते मतलब इम्पोज करते हुए उनसे फाइनेंशियल हेल्प ले सकता है ताकि गांव की भलाई की जा सके और डेवलपमेंट वर्क को कंप्लीट किया जा सके। तो ये उसके पास पावर है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में कि स्टार्ट कब हुआ था। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 2019 में 3 विलेजेस को ऐसे चुना गया था। उसके बाद अब ये टारगेट रखा गया था कि हर एमपी के पास, जितने भी एमपी है सबके पास एटलीस्ट 3 ऐसे ग्राम पंचायत ऐसे होने चाहिए जो कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आते हो। 2019 में 3 विलेजेस की बात की जा रही है और आने वाले 2024 में बात की जा रही है कि ये जो अभी जो 3 विलेजेस हैं ये कितने हो जाएंगे, 8 विलेजेस हो जाने चाहिए टोटल, ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये एक तरफ से ये कह सकते हैं जैसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर यानी कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ने कोई प्लांट स्टैब्लिश किया हुआ किसी विलेज वगैरह में, तो वहां के रिसोर्सेज जो यूज कर रही है उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट एज ए टैक्स देना पड़ता है, जिसके पास एमपी के पास पावर है कि वो एंगेज कर सकता है उस मनी को डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू सिविल सर्विस बोर्ड, जिसे शॉर्ट में CSB बोला जा रहा है, ऑफ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपके पास ये 2 स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज जनरली हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी है यानी कि उसके पास पावर है कि वो इसको हेड करता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। यानी कि स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसका हेड होता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, हेड की अगर हम बात करें तो सेकंड आपसे ये बोला जा रहा है कि इट प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू फॉलो सेंटर्स गाइडलाइन, यानी कि ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है, किसको करती है, स्टेट को, कि वो सेंटर की जो गाइडलाइंस है उसे वो फॉलो करे, ये बोला जा रहा है। फॉर गिविंग द फिक्स टेन्योर एटलीस्ट 5 ईयर फॉर द कैडर ऑफिसर, यानी कि मान लीजिए जब भी आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं और आप भी IAS ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सेंटर की गाइडलाइन है कि एटलीस्ट 5 ईयर एक कैडर के अंदर किसी भी कैंडिडेट को रहना, यानी कि एक ऑफिसर को कम से कम 5 ईयर फिक्स टेन्योर के अंदर उसके पास एक पर्टिकुलर स्टेशन पर रहना है, ये गाइडलाइन के बारे में बात की जा रही है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि ये सिविल सर्विस बोर्ड जो फ्रेम किया जाता है, तो इस बोर्ड का जो हेड होता है, हेड बताया गया उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो होता है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है,
और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है और दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि ये जो बोला गया था इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। यानी कि पर्टिकुलर जिस किसी भी स्टेट की हम बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो स्टेट के अंदर जो भी चीफ सेक्रेटरी होता है, जो भी चीफ सेक्रेटरी होगा वो सिविल सर्विस बोर्ड का हेड होगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, इस बोर्ड में बाकी मेंबर की अगर हम बात करें इसमें ये तो हमने पहले बात कर ली कि चीफ सेक्रेटरी इसका हेड या फिर चेयरमैन होगा। बाकी जो अदर मेंबर जिसमें जो होते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल कमिश्नर, या फिर हम बात करें कि भी कोई भी इसके इक्वलेंट पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये इसका हेड होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, और जो टेन्योर की अगर हम बात करें, जो इस क्वेश्चन में आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा था कि एटलीस्ट 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, ये गलत है। ये 5 ईयर का नहीं बल्कि सिर्फ 2 ईयर का टेन्योर होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑफिसर की हम बात करें तो कम से कम 2 साल उसको वहां बिताने हैं। ठीक है, जो आपसे सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि भी ये 2 साल नहीं 5 साल बिताने, ये गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है, अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स को सिविल सर्विस बोर्ड से ट्रांसफर कर दिया है, और उनकी ट्रांसफर से लेकर यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 IAS ऑफिसर के ट्रांसफर को लेकर क्या इश्यू अभी क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया और ये टॉपिक काफी बर्निंग टॉपिक आपके लिए हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कंडीशन, कि आपको इनमें से वैलिड कंडीशन पता करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कंडीशंस अ पार्टी हैज टू सेटिस्फाई फॉर द नेशनल पार्टी। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कैसे डिसाइड होता है कि भी ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, तो उसकी कंडीशन के बारे में यहाँ आपके पास ये 3 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और इसके बाद नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। तो 3 कौन कौन सी कंडीशन है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि 10% वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट ऑफ ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कि ये बोला जा रहा है कि स्टेट का जो इलेक्शन होता है, या फिर हम लोकसभा की बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में से किसी भी अगर हम बात करें, या तो आप लोकसभा की बात कर लीजिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, या फिर हम बात करें ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो उस इलेक्शन के अंदर इसके पास एटलीस्ट 10% वोट होना चाहिए। यानी कि जितनी भी वोटिंग होती है उस वोटिंग का 10% वोट उस पर्टिकुलर पार्टी के पास होना चाहिए, और वो एनी 4 स्टेट के अंदर उसकी 4 स्टेट के अंदर उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, या फिर क्या यूं कहेंगे कि 4 डिफरेंट स्टेट के अंदर, यानी 4 अलग अलग राज्यों में वो जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करें। लोकसभा से उसके मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे उसके 4 डिफरेंट स्टेट से होने चाहिए, और 10% वोट की बात की जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट इन द लास्ट सच इलेक्शन, कि मतलब कम से कम जितने भी हमारी कंट्री में लोकसभा में सीट है तो एटलीस्ट कम से कम इसमें लोकसभा सीट इलेक्शन की हम बात करें, कम से कम 2% वोट तो उनकी 2% सीट तो होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी टोटल सीट है हमारी कंट्री में एमपीज की, उसमें से कम 2% सीट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हो रहा है विद एमपी इलेक्टेड फ्रॉम द एटलीस्ट 3 स्टेट, और जो एमपी होंगे वो कम से कम 3 स्टेट में इलेक्ट हुए हों। फर्स्ट कंडीशन में आपसे ये बोला जा रहा है 10% वोट होना चाहिए, और इसके अलावा 4 डिफरेंट स्टेट में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे स्टेट के लोकसभा इलेक्शन की बात कर लीजिए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2% टोटल सीट का होना चाहिए, यानी कि लोकसभा इलेक्शन जो होता है उसके अंदर जितनी भी सीट होती है उसका 2% होना चाहिए। जैसे 543 के अराउंड हमारी कंट्री में टोटल सीट है, ठीक है, 40+ बोल दीजिए आप, ठीक है, इतनी सीट है हमारी कंट्री के अंदर, तो एटलीस्ट 2% इसका वोट होना चाहिए।
ठीक है। और इसके अलावा जो इसके एमपीज होंगे वो 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए, यानी कि 3 डिफरेंट स्टेट से इनके एमपी इलेक्टेड होने चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, यानी कि नेशनल पार्टी बनने से पहले उन्हें कम से कम क्या होना चाहिए, स्टेट पार्टी का दर्जा उनके पास एक लेवल उनके पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी एटलीस्ट 4 स्टेट, यानी कि 4 स्टेट में वो स्टेट पार्टी होनी चाहिए। 10% वोट की बात की जा रही है और 2% इलेक्टेड मेंबर की बात की जा रही है। तो ये 3 कंडीशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए। अब आपने ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपने ये बताना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। किसी भी स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे क्वालिफाई होता है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट की गलत होने की सिंपल सा एक रीजन ये है, जो यहाँ पे आपसे बोला गया था 10%, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर 10% बोला गया था, ये 10% जो बोला गया ये गलत हो गया। बल्कि 10% नहीं बल्कि 6% टोटल वोट होना चाहिए, यानी टोटल जितनी भी वोट पड़ती है हमारी कंट्री के अंदर उस वोट का कम से कम 6% वोट उस पार्टी के पास, जिस पार्टी के पास होगी उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये एकमात्र या ओनली कंडीशन नहीं है, इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी। ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि लोकसभा इलेक्शन में 6% सीट वोट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन के अंदर। अच्छा, और उसके अलावा ये बोला जाए कि ये जो पार्टी होगी कम से कम 4 स्टेट को 4 डिफरेंट स्टेट पर रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए और 3 डिफरेंट स्टेट से इनके मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्टेड होंगे वो एटलीस्ट 3 स्टेट से होने चाहिए कम से कम। और 4 स्टेट में इनकी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती भी होनी चाहिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो। और 6% क्या होना चाहिए, टोटल वोट का 6% इनके पास वोट इनके फेवर में पड़ना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन कोई भी पार्टी सेटिस्फाई कर देती है तो हम बोल सकते हैं भी कि वो पार्टी नेशनल पार्टी के लिए क्वालिफाई कर जाती है, ठीक है। चलिए, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द अहोम किंगडम, ठीक है। अहोम किंगडम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है या आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इन द एशियन पीरियड, एशियन पीरियड की बात की जा रही है। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो इस तरह से, इन एशियन पीरियड दिस किंगडम रूल ओवर द स्टेट ऑफ असम, यानी कि अहोम किंगडम की हम बात करें तो ये बेस्ड है असम, यानी कि हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है असम, ये वहां से बिलोंग करती है और वहां उन्होंने राज्य किया था, ठीक है। यानी कि जो इनका जो एक तरह से एरिया आप कह सकते हो जहां पे इन्होंने रूल किया था वो एरिया के बारे में बताया जा रहा है कि असम के अंदर था। अच्छा, सेकेंड आपसे ये बोला जा रहा है द रूलर ऑफ अहोम किंगडम फॉलोड बुद्धिज्म, यानी कि ये जो किंगडम था ये क्या फॉलो करता था, बुद्धिज्म को फॉलो करता था, ये आपसे बोला जा रहा है। फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि ये अहोम किंगडम असम से बिलोंग करता है, सेकंड में आपसे बोला जा रहा है बुद्धिज्म को फॉलो करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास है और आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन में बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, सी के अंदर आपसे बताया जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी के अंदर आपसे बताया जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब असम के बारे में तो थोड़ा बहुत तो मैं भी डिटेल में आपको बता सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं भी मोर देन 3.5 ईयर अपनी जो सर्विस मैंने जो एज ए टीचर जो मैं रहा हूँ, मैं आसाम के अंदर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे भी मतलब काफी एक्सप्लोर किया मैंने आसाम को। तो अहम जो डायनेस्टी थी अपने टाइम पे, ये आसाम के अंदर जो थी, आसाम के अंदर जो अपर आसाम है, यानी कि अगर आप आसाम के मैप को अगर समझ पा रहे हैं तो ये टी शेप में कुछ इस तरह से आसाम का मैप अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको मिलेगा।
तो असम का जो ये अपर पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट हो गया, दीनजान का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद डिब्रूगढ़ आप लोगों ने सुना होगा, डिब्रूगढ़ का जो एरिया होगा, ठीक है। या फिर जोरहाट, जोरहाट से इधर जोरहाट है, जोरहाट से ऊपर का जितना भी एरिया है, इस एरिया में मेनली इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे बिलोंग करती थी अहोम डायनेस्टी। अब पहले जो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था, ये ओनली क्या असम के नाम से ही जाना जाता था, यानी अहोम जो डायनेस्टी थी सिर्फ वो रूल करती थी। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। वो ये मिस्टेक है, ये बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि ये एक्चुअल में जो अहोम डायनेस्टी थी वो ट्राइबल लोग थे, ठीक है। वो ट्राइबल लोग थे और वो उनका अलग रिचुअल कल्चर अलग तरीके का था। और ये जो बेसिकली जो बेस्ड है, ये इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसके आसपास का एरिया, जो म्यांमार भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, उधर का जो एरिया है वहां पे ये डायनेस्टी थी, ठीक है। और ये टोटली ट्राइबल डायनेस्टी थी। लेकिन बाद में ये जो डायनेस्टी है, अहोम डायनेस्टी जो थी, यानी कि अहोम किंगडम जिन्होंने स्टेब्लिश किया था, वो बाद में इन्होंने हिंदुज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। हिंदुज्म के अलावा जो असमीज मतलब जो ट्रेडिशन है उसको भी इन्होंने बाद में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने कभी भी बुद्धिज्म को फॉलो नहीं किया था। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई अहोम डायनेस्टी जो अब एक तरह से असमीज ट्राइबल कम्युनिटी थी, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। हाँ, और ये जो इनका जो एरिया है, मेनली जो एरिया है वो अपर असम में इनका काफी किंगडम, एक स्ट्रॉन्ग किंगडम उस एरिया में था इनका, ठीक है। और बुद्धिज्म तो इन्होंने कभी फॉलो नहीं किया था, बल्कि इन्होंने हिंदुइज्म और असमीज कल्चर को इन्होंने अपना लिया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, इट मींस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द गीज गोल्डन लूनार्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे गीज गोल्डन लूनार्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट इन इंडिया। यानी कि ये जो स्पीसीज है, अगर हम इसकी बात करें, लंगूर्स, एक तरह से आपको लूनार्स या लंगूर्स की अगर हम बात करें, यानी जो गोल्डन शेप कलर में, यानी कि गोल्डन कलर का जो गीज लूनार एक तरह से स्पीसीज है ये, तो इसके बारे में बोला जा रहा है ये एंडेमिक जो है, ये हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, यानी कि अगर आप इंडिया की मैप को अगर इस तरह से देखते हैं तो ये आपका ये साउथ जो है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये जो एरिया इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं और इसे हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट हो गया आपका और ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, एक तरह से समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन यानी कि जहां पे ये पाए जाते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है कि वेस्टर्न घाट में इधर पाया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, फिर केरला हो गया, इस एरिया की अगर हम बात करें। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज कैटेगराइज एज द endangered in the IUCN list for threatened species। यानी कि IUCN की अगर हम लिस्ट के हिसाब से बात करें तो इसे थ्रेटन स्पीसीज की लिस्ट में से डाला गया है। तो आपको ये बताना है, जो ये गोल्डन लंगूर की अगर एक तरह से हम बात करें, लूनार या लंगूर की बात करें, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट आपने समझ लिया, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे मैं जो बोला जा रहा था कि वेस्टर्न घाट में, यानी कि इस एरिया में, हमारी कंट्री के इस एरिया में, यानी कि श्रीलंका यहाँ है, ये केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र का जो एरिया एक तरह से आप बोल सकते हो, ये यहाँ नहीं पाया जाता, बल्कि ये अगेन असम से रिलेटेड है। तो ये जो गीज गोल्डन लंगूर है, ये इधर ना होकर के ये कहाँ पे, हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न असम है, ठीक है, वेस्टर्न असम का जो एरिया है ये उधर होता है। वेस्टर्न असम का मतलब है, अगेन मैं आपको असम का मैप अगर दोबारा समझाऊं, कुछ इस शेप में आपको लगभग इस शेप में आपको असम का मैप मिल जाएगा। तो इधर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, डिब्रूगढ़ है, ठीक है, दीनजान है, शिवसागर है, जोरहाट है, ये इस एरिया में है सारे के सारे। और ये जो इसका वेस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है,
यानी कि जो कि वेस्ट बंगाल से टच होता है, हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल से टच होता है, इससे इधर सिक्किम से टच होता है और इधर बांग्लादेश से जो टच होता है, यानी कि न्यू बोगाईगांव डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है, तो ये जो एरिया, इस एरिया में गीस गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से ये हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा गलत हो गया, बल्कि ये वेस्टर्न घाट में ना होकर के ये कहा वेस्टर्न आसाम में, यानी आसाम का अगर मैप देखें तो वेस्ट एरिया, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इसके स्टेट के अंदर, वहां ये पाए जाते हैं। हाँ, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये IUCN की जो थ्रेटन स्पीसीज है उसके अंदर इसे लिस्टेड किया गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बी का मतलब है सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बाकी थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेते हैं कि इसे जो डाला गया अपेंडिक्स 1 के अंदर डाला गया, हमारी कंट्री के अंदर इसे अपेंडिक्स 1 के अंदर डाला गया। अगर हम बात करें वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से, ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर ये आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। तो आज के लिए इस पूरी वीडियो में जो मैंने आपसे डिटेल में इतने सारे जो क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इतना ही था। क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिएगा और जो भी टॉपिक आप लगता है कि लैग कर रहे हैं, जो चीज क्लियर नहीं हुई है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। मैं डेली आपके लिए डेली जनरल स्टडीज और करंट अफेयर की वीडियो में लेके आता हूँ सुबह 7 बजे, तो आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग द 2 लाख माइलस्टोन एज ए व्यूअर। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।